Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and here again I am with a new video. तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप सबके लिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई करी थी. ठीक है, तो सी सपोज दो लोग हैं जो कि शादी करते हैं, लेकिन उनकी शादी सेक्शन 5 को फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसके सारे कंडीशंस. ठीक है, स्पेशली 4 और 5th कंडीशन को वो नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है उनकी मैरिज. ठीक है, आफ्टर 1 year ऑफ देयर मैरिज वो फिर से शादी कर रहे हैं. वन स्पाउस ही गेट्स मैरिड, से सपोज द हस्बैंड गेट्स मैरिड टू अनदर वुमन, और उस बार वो वाली शादी है जो कि सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रही है. तो फिर उसका क्या वैलिडिटी होगा, पहला क्वेश्चन ये है. सेकेंड क्वेश्चन है, वाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई और 2 years के बाद उन्होंने भी शादी कर ली, वाइफ ऑल्सो गॉट मैरिड, और वो भी जो मैरिज हुई वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही थी. ठीक है, तो आपको बताना है ये तीनों मैरिजेस की क्या वैलिडिटी है, क्या वो सेक्शन 5 क्लॉज 1 के अंडर आती है. ठीक है, बाइगैमी के अंडर. तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैं बताऊंगी कुछ टाइम के बाद. तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक और सेक्शन समझ लेते हैं, जो कि है अंडर सेक्शन 17, जो कि पनिशमेंट देता है बाइगैमस मैरिजेस के लिए. तो लॉ मेकर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लेजिस्लेचर नॉट ओनली प्रोहिबिट्स बाइगैमस मैरिजेस बट दे हैव ऑल्सो अप्लाइड पनिशमेंट फॉर द सेम, जो कि IPC में है. ठीक है, तो अगर आप बाइगैमस मैरिज करते हो देन यू आर सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, जो कि अंडर 17 थी. हमने 11 पढ़ते वक्त ये भी पढ़ा था कि वॉइड मैरिजेस तभी अप्लाई होते हैं जब वो मैरिजेस हैव बीन सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एंड सेम अप्लाइज व्हेन वी आर रीडिंग अबाउट सेक्शन 70. So any marriage between Hindus which is solemnized after the commencement of this act, okay, and is not fulfilling the condition 5 clause 1, which means they have a living spouse at the time of marriage, तो वो bigamous marriage के category में आती है, and that is punishable under section 494 and 495 of the IPC, which is Indian Penal Code. So it is not only prohibitory but it is also subjected to punishments. That they are in the category of void marriages. तो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, हो गया होगा. तो 5 clause 1 is bigamous marriages. ठीक है, आप शादी नहीं कर सकते इफ यू हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ अनदर मैरिज. ठीक है, और 5 clause 1 जो कैटेगरी थी वो void marriages के कैटेगरी में आई थी. void marriages में एक कंडीशन थी कि ये वाला सेक्शन तभी अप्लाई हो रहा था इफ मैरिज हैज बीन सोलमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, उसके पहले की शादियां वर वैलिड, वो कंसिडर्ड वैलिड. तो एक्ट आने के बाद से ये सारे कंडीशंस को वॉइड कर दिया गया, और इस जो कंडीशन में जो है, जो 5 clause 1 है, वो नॉट ओनली प्रोहिबिटरी है बट ऑल्सो सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट है, विच इज गिवन अंडर 494 एंड 495 ऑफ IPC. And now I also hope that you have come up with your answers which I asked in the beginning of my video. तो first marriage जो मैंने बताई थी between husband and wife, वो एक void marriage थी because वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही थी ऑफ 5 clause 4 and 5, तो वो void marriage की कैटेगरी में थी अंडर सेक्शन 11. ठीक है, और सेकेंड मैरिज जो थी, ठीक है, वो कम्प्लीटली वैलिड थी बिकॉज फर्स्ट मैरिज की कोई वैलिडिटी नहीं थी, तो सेकेंड मैरिज वॉज वैलिड, एंड ऑल्सो द थर्ड मैरिज वॉज वैलिड बिकॉज फर्स्ट मैरिज तो वैलिड थी ही नहीं. इट मीन्स बोथ द पीपल वर सिंगल एट द टाइम ऑफ देयर सेकेंड मैरिजेस. तो ये था क्वेश्चन, और इसमें पूरा एप्लीकेशन था ऑफ सेक्शन 511. अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे अबाउट सेक्शन 7. तो सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट सेरेमनीज इन अ हिंदू मैरिज. ठीक है, तो आपको जानकर बहुत ही अमेजमेंट होगा दैट हिंदू लॉ डज नॉट गिव डिटेल अबाउट एनीथिंग अबाउट any ritual and customs that has to be followed in the Hindu marriage.
वो परमिट करता है कि ईदर पार्टी, ठीक है, ईदर पार्टी के फैमिली या फिर कम्युनिटी में जो भी कस्टमरी राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं वो अगर परफॉर्म की जाती है देन इट्स अ वैलिड मैरिज। और सेकेंड पॉइंट, आप बहुत लोगों को मैंने देखा है इसको गलत पढ़ते हुए और इसका गलत कॉनोटेशन निकालते हुए, दे से दैट 7 फेराज एंड सप्तपदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको थोड़ा फोकस होकर अगर आप इसको पढ़ते हो तो इट स्टेट्स that where such rites and ceremonies include Saptapadi. So what if the ceremonies does not include Saptapadi? So उसका कोई need है ही नहीं, ठीक है। तो हिंदू लॉ गिव्स यू फुल राइट, फुल परमिट कि आपके फैमिली, आपके कम्युनिटी में जो भी रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हो। देयर इज़ नो सच स्टेप्स गिवन कि आपको ये सारी रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। इट्स वेरी ओपन अबाउट ऑल द रिचुअल्स एंड कस्टम्स बिकॉज दे आर वेरी पर्सनल टू एवरीवन, ठीक है। इट ऑल्सो मेंशंस अबाउट सप्तपदी। सप्तपदी मीन्स 7 steps. सप्त मीन्स 7 and padi means taking of steps, ठीक है। 7 steps taken in the direction of fire. तो एक होली फायर तो बर्न होता है जब मैरिज परफॉर्म की जाती है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सप्त। इन केसेस वेयर सप्तपदी इज प्रेवलेंट और 7 फेराज आर प्रेवलेंट, तो जैसे ही 7th स्टेप कंप्लीट होता है इट मीन्स मैरिज इज वैलिड। तो वो 7th स्टेप जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं ब्राइड एंड ग्रूम तो वो मैरिज कंप्लीट हो जाती है। So this is what section 7 is all about, and next we are talking about section 8 which is registration of marriage. And I've heard this from so many commoners कि अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है it means you don't have a valid marriage. तो that is such a wrong notion that people are carrying with them. जब आप रीड करोगे section 8 तब आपको पता चलेगा कि what section 8 is all about, and I'm going to start reading it. So it says, for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriages. Now if you focus on this word facilitate का मतलब होता है to give support, है ना, to give assistance, facilitate करना। तो for the purpose of facilitating the proof, ठीक है, it means एक additional proof to your marriage. It is not the only proof, it is facilitating, it is not the standard proof of Hindu marriage, it is only facilitating. तो अब आके देखें कि जो मैरिज रजिस्टर होती है वो एक सर्टेन फॉर्मेट में की जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो एक डायरी होती है, रजिस्टर होता है जिसमें पर्टिकुलर्स दिए होते हैं कि आपको इस ऑर्डर में इसको फिल करना है, तो वो जो पार्टनर्स होते हैं दे फिल इट इन द डायरेक्शन दैट इज गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर वो रजिस्टर हो जाती है। अब आप सेकंड में देखो कि नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज यूज़ हुआ है सब सेक्शन 2 में। तो नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज का मतलब हो गया कि नो एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर सेक्शंस ओवर दिस सेक्शन, तो इसका एक स्पेशल प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है इसमें कि अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि कंपलसरी है किसी स्टेट्स में, देन ओनली इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नॉट इवन नेसेसरी कि आपको फैसिलिटेट करना है प्रूफ। In certain states it is very compulsory, in certain states it might be not. तो जहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है वहाँ पे आपको अगर आपने नहीं किया है तो इट इज़ ओके, लेकिन जहाँ पे नेसेसरी है स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है दैट यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ योर मैरिज, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपने अगर नहीं किया हुआ है रजिस्टर देन आप पनिशेबल हो जाते हो विद अ फाइन विच इज़ नॉट मोर देन 25 रुपीज़। तो ये बहुत ही ओल्ड लॉ है, 1955 के टाइम की है, इसलिए 25 रुपीज़ का फाइन इसमें है। तो ये ओनली एप्लीकेबल है इन दो स्टेट्स विच हैव मेड इट कंपल्सरी दैट यू नीड टू हैव अ मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड, and in the states where there is not, you are only subjected to pay 25 rupees as punishment, as a fine if you have not registered yourself,
ठीक है। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबडी दैट यू शुड नॉट हैव योर मैरिज रजिस्टर्ड, बिकॉज इन टुडेज टाइम आप लोग और लोग इतने डॉक्यूमेंटेशन, इतने लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं दैट यू नीड टू हैव अ वैलिड मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लेकिन टॉकिंग अबाउट द लॉ, then in certain state it is not necessary and in certain states it is necessary है सबसेक्शन 3 में, जो कि अगेन बात करती है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। वो रूल्स बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वुड बी एप्लीकेबल इन देयर स्टेट। अब सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं कि हिंदू मैरिज रजिस्टर शैल बी ओपन एंड शैल बी ओपन फॉर टेकिंग अप ऑफ एविडेंस एट ऑल टाइम्स। इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस एट ऑल टाइम्स, and you also need to pay the registrar with the applicable fees which is prescribed. Now coming to the last subsection, which is point number 5. It states that even if you have omitted the registration, it in no manner affects the validity of your marriage. तो अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, ये तो एक लिविंग प्रूफ है सबसेक्शन 5। एनीवेज वैसे भी हमने बिगिनिंग ऑफ सेक्शन 8 रिड्यूस कर लिया था सबसेक्शन 1 से, वो वर्ड फैसिलिटेट से, कि इसका क्या रोल है। बट सेक्शन 5 तो एक ओपन डिक्लेरेशन दे रही है दैट इन नो मैनर इट reduces the validity or in no manner brings any difference to your validity of your marriage, even if the registration has not been completed. So this is how important this section is, and I hope it clears all your doubt regarding the registration and the ceremonies associated with Hindu marriage. I will come up with such more videos with more sections that are followed in this act. And if you are enjoying my video and all these lectures that I bring for you, then please do like, share and subscribe my channel. और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, इसके बाद और भी सब्जेक्ट्स आएंगे। Till then, take care, bye bye and study hard. Bye bye.